हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 अप्रैल और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मांगीलाल जाट ने फ्रेंड्स 21 अप्रैल 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु पाठक की जगह ली है और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, मांगीलाल जाट, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के नए सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के पूर्व वित्त सचिव और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे अजय भूषण पांडे को हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 16 जनवरी सन 2016 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जिन लुक्यून है और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अरविंद श्रीवास्तव को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। वह 1994 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। ओके, तो अभी इनको किस पद पर नियुक्त किया गया? तो राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैक्यूट को नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्बिया की संसद ने डॉक्टर और शिक्षाविद ड्यूरो मैक्यूट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, 250 सीटों वाली संसद में उन्हें 153 वोट मिले और उनकी नियुक्ति पूर्व PM मिशोल बुशेविक के 28 फरवरी 2025 के इस्तीफे के बाद हुई है। तो सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्यूरो मैक्यूट को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आचार्य अच्युत सामंत जो कि KIIT और किस के संस्थापक हैं? अब KIIT और किस का मतलब क्या है? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी और किस का मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज होता है। तो इन दोनों संस्थानों के संस्थापक अच्युत सामंत को असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सम्मान और विशेष रूप से असाधारण योगदान वाले नामों को प्रतिष्ठित करना इसका उद्देश्य है। यह सम्मान गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 166वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया, जो बोडो समुदाय के एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। और इस पुरस्कार में विशिष्ट पत्र, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो अभी प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, किसे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल द्वारा अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अनन्या पांडे को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अनन्या पांडे फ्रेंड्स पहले ही स्वारोवस्की, जिमी चू, लक्मे, बीट्स और टाइमेक्स जैसे ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं और अब इन्हें फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। बात करें फ्रेंच फैशन ब्रांड चैनल की, तो यह एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ब्रूनो पाउलोवस्की हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टी रविशंकर को इस पद के लिए नियुक्त किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत सरकार ने टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से एक और वर्ष के लिए या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स उन्हें मई 2021 में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो 17वां देश बना है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत विश्व डोपिंग एजेंसी यानी वाडा से प्रमाणित प्राप्त उपकरण पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने वाला यह दुनिया का 17वां देश बन गया है। इस इकाई का उद्घाटन केंद्रीय युवा एवं मामले मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है और यह यूनिट राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थापित की गई है। अच्छा, अब एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई क्या है? तो यह फिर से एक विशेष यूनिट होती है जो खिलाड़ियों की एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी करती है, जिससे डोपिंग के प्रभावों की प्रमुख पहचान होती है। तो अभी भारत विश्व डोपिंग एजेंसी से प्रमाणित प्राप्त उपकरण पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने वाला यह चौथा देश बन गया है, तो 17वां देश बना है। अगला प्रश्न है, किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? तो अपने भारत देश में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने भारत के साथ देश के भीतर मुख्यालय और मुख्य कार्यालय स्थापित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब फ्रेंड्स इसका मुख्यालय अपने भारत देश में होगा। और इस समझौते के तहत फ्रेंड्स भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 150 करोड़ रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए देने की घोषणा की है। बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स सन 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान इसे लॉन्च किया था और इस पहल का मुख्य उद्देश्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। अब इसमें शामिल सदस्य देशों की बात करें तो भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया सहित 5 देश अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। इन दोनों ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया। तो श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब हमारे देश के 14 अभिलेख यूनेस्को रजिस्टर में शामिल हो गए हैं और इसकी घोषणा फ्रेंड्स 18 अप्रैल 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई थी। अब बात करें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की, तो यह फ्रेंड्स यूनेस्को का एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना और उसे संरक्षित करना, उन लोगों की पहुंच में लाना इसका उद्देश्य है। अब यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है।
इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे ओजोले हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43 स्थल है। तो इन दोनों ग्रंथों का आप लोगों को नाम जरूर याद रखना है, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, जिसे यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण चीन देश ने किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीन में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बनाया जा रहा है। यह पुल दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में बन रहा है और यह फ्रेंड्स समुद्र तल से 625 मीटर की ऊंचाई पर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? तो उत्तराखंड में इस सुरंग का निर्माण किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय रेल ने ऋषिकेश ऋषिकर्ण प्रयाग प्रोजेक्ट में 14.58 किलोमीटर लंबी टनल नंबर 8 को सफलतापूर्वक पूरा किया है और यह फ्रेंड सुरंग उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यह प्रोजेक्ट 2026-27 तक पूरा होगा और चार धाम यात्रा को आसान बनाएगा। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? तो 17वीं वर्षगांठ थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देश के प्रशासन की ऋण सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सिविल सेवकों को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल 1947 को वो दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा की पहली बैच को संबोधित किया था और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था और पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सन 2006 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैंड बंकर कहाँ बनाया गया है? तो यह लद्दाख में बनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यह दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह बंकर फ्रेंड्स इंडियन आर्मी और IIT हैदराबाद सिंपली फोर्ज क्रिएशन द्वारा साथ में मिलकर बनाया गया है। इस बंकर को फ्रेंड्स बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे और प्रिंटिंग का कुल समय 14 घंटे रहा। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य हाई एल्टीट्यूड टूर और कठोर वातावरण में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह प्रोजेक्ट प्रबल नाम से भी जाना जा रहा है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में से लॉन्च किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारत के फ्रेंड्स सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों में से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यह सबसे बड़ा है। इस टर्मिनल को भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह 4,15,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया गया है और यह टर्मिनल फ्रेंड्स प्रतिदिन 10,000 यात्री और हर साल लगभग 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक क्रूज हब बनाना और क्रूज टर्मिनल को बढ़ावा देना है और इसके लिए फ्रेंड्स कुल निवेश 5,700 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गरिया पूजा यह फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य की एक पारंपरिक और लोक धार्मिक पर्व है जिसे विशेष रूप से जनजाति समुदाय शक्ति भावपूर्वक से मनाते हैं। यह पूजा वैशाख महीने के 7वें दिन यानी अप्रैल के मध्य में मनाई जाती है। इस दिन गरिया देवता की आराधना की जाती है जो समृद्ध फसल की वृद्धि और जन कल्याण के देवता माने जाते हैं। तो अभी गरिया पूजा किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो इस किताब को ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिलक्यारा सुरंग स्थित है जिसका नाम बदलकर अब बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई है और जिसका नाम बदलकर अब स्थानीय देवता बाबा बौखनाग सुरंग रखा जाएगा। तो पहले इस सुरंग का क्या नाम था? तो सिलक्यारा सुरंग, और अब बदलकर इसका नाम बाबा बौखनाग सुरंग किया गया है। अगला प्रश्न है, बालिकातन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो यह अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच शुरू किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बालिकातन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच शुरू किया गया था। यह अभ्यास पूर्ण युद्ध परीक्षण के रूप में किया गया था और इसका उद्देश्य टीम वर्क और सैन्य तत्परता को सुधार करना है। इस अभ्यास का आयोजन 21 अप्रैल से शुरू हुआ है और इसे 9 मई 2025 तक जारी रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरणीय संतुलन, पृथ्वी की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी और तब से हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की हम थीम की अगर बात करें तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यह इस दिवस की थीम है, जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके 2030 तक ट्रिपल ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों पर केंद्रित है। तो अभी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस एक दिन पढ़ने, प्रदर्शित करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और पहला विश्व पुस्तक दिवस यह 23 अप्रैल 1995 ईस्वी मनाया गया था। तभी से इसे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस की इसकी थीम है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसे कोनेरू हम्पी ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 23 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसमें उन्होंने बल्गेरियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नूरगुल सलीमोवा को हराकर यह खिताब उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है? तो भारत ने फ्रेंड्स पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी SVES वीजा निलंबित कर दिए हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणामों की घोषणा की है, जिसमें शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने शुरू किया है? तो इसे चीन देश ने शुरू किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, जो रिएक्टर 2 मेगावाट थर्मल पावर उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। यह रिएक्टर फ्रेंड्स चीन के गांसू प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निवेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विप्लव चौधरी कुमार, टी शंकर, एन पद्मनाभम। इन तीनों लोगों को प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निवेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय में 5 वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया है, जिसमें विप्लव चौधरी कुमार, टी शंकर, एन पद्मनाभम, रिचर्ड देववर्मन
और मनुरेश रावाल, इन पांचों लोगों को विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, विजेटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों लोगों को विजेटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला शहर कौन होगा? तो अमरावती होगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूरे भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण इलाकों को मजबूत बनाना और स्थानीय शासन को प्रभावी बनाना है। इस दिवस को 1993 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम स्मृति में लागू किया गया था और भारत सरकार ने वर्ष 2010 में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तभी से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष से 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अप्रैल को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लीवर स्वास्थ्य, लीवर की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को फ्रेंड मनाने की शुरुआत 1996 ईस्वी में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर ने की और उसके बाद से हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो भोजन ही दवा है, यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए कोष प्रोटीन की खोज की है? तो इस प्रोटीन की खोज IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इस खिताब को सौरभ कोठारी ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सौरभ कोठारी ने फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में कई बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर यह खिताब उन्होंने जीता है और इस खिताब का आयोजन आयरलैंड के कार्लो में किया गया था। अगला प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह किताब अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखी गई थी और हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, पोप फ्रांसिसी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के थे? तो वह अर्जेंटीना देश के थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर भारत निसार मिशन को लॉन्च करेगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, यह भारत अमेरिका संयुक्त निसार उपग्रह मिशन अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह के अत्यंत सघन और उच्च रिजोल्यूशन शोधों का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है और यह फ्रेंड्स नासा और इसरो के बीच पहला बड़ा संयुक्त पृथ्वी विज्ञान मिशन है और इसकी घोषणा फ्रेंड्स इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने की है। अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत का फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल्स निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 53 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी सिमरनप्रीत कौर बरार ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता पेरू के लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन
बिहार की राजधानी पटना में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। और वर्ष 2021 में फ्रेंड्स अफ्रीकी देशों ने पहली बार अफ्रीकी मलेरिया दिवस मनाना शुरू किया था, और बाद में वर्ष 2007 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वैश्विक रूप देकर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में घोषित किया, और तब से यह 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की हम थीम की बात करें तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन, यह वर्ष 2025 की विश्व मलेरिया दिवस की थीम है। अच्छा, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया या फ्रेंड्स एक परजीवी जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 अप्रैल को मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और बिरला को फ्रेंड्स भारत की विकास गाथा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। अब इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना सन 2022 में दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर की याद में की गई थी, और पहली बार यह पुरस्कार सन 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, कुमार मंगलम बिरला, जिन्हें हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर की प्लाप टेबल बुक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।